हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनेंस की हमारी इस जर्नी में पिछले वीडियो में हम लोग ने ये समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और उसका क्या मतलब होता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था कि एक बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसे दिखता है। अगर कोई सेल होता है तो वो कैसे दिखता है, अगर कोई दूसरी इनकम है तो वो कैसे दिखती है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन ये वीडियो है। क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि उसी पॉइंट्स को एनालाइज कैसे किया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक्चुअल एनालिसिस कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जब भी आप एनालिसिस करने जाओगे तो इतना याद रखना कि एक कंपनी दो तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाती है। एक होता है स्टैंड अलोन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और एक होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके दो बिजनेस है। हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में समझा कि हमारा एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसी के साथ साथ मेरी कंपनी के नाम पे हमारा शू मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस है। तो अब मेरे पास दो बिजनेसेस है। तो अब स्टैंड अलोन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि पेंट मैन्युफैक्चर करके मुझे कितना पैसा मिला, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, वो अलग स्टेटमेंट बनेगा। और उसके बाद में शू मैन्युफैक्चरिंग करके मुझे कितना प्रॉफिट हुआ उसका अलग स्टेटमेंट बनेगा। दोनों बिजनेस अलग अलग बिजनेस माने जाते हैं जब आप स्टैंड अलोन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाते हो। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको ये दोनों बिजनेस में कितना टोटल प्रॉफिट हुआ वो दिखाई देता है। तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है कि आपके जो दो बिजनेसेस है वो अलग अलग दिखाएंगे कि 100 रुपये मुझे पेंट में प्रॉफिट हुआ और 100 रुपये मुझे शू मैन्युफैक्चरिंग में हुआ। लेकिन जब हम लोग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तब वहां पे हमें 200 रुपया दिखेगा कि मेरे पूरे बिजनेस को मिला के मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हो तो आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है, ना कि स्टैंड अलोन। क्योंकि स्टैंड अलोन तो आपको अलग अलग प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन जब भी हम लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें देखना है कि कंपनी ने ओवरऑल बिजनेस को मिला के कितना प्रॉफिट कमाया, और वो चीज हमें दिखती है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे एनालाइज किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। कौन सी वेबसाइट आपको यूज करनी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। अभी भी आपको किसी कंपनी का एनालिसिस करना है तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्क्रीनर। अगर आप गूगल में जाओगे और स्क्रीनर टाइप करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी स्क्रीनर करके। अब इसके अंदर आपको जाना है सर्च फॉर कंपनी। अभी एनालिसिस के हिसाब से मैं एक कंपनी सेलेक्ट कर देता हूँ, एक डीमार्ट करके, उसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड बोलते हैं। तो उसको मैंने ओपन कर दिया। तो जब भी आप यहाँ पर आ जाओगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, इसका अगर आप देखोगे मार्केट कैप है 2,47,174, मतलब 20,000 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी है। मतलब कौन सी कंपनी हुई है, लार्ज कैप कंपनी हुई। ठीक है, तो अभी हम लोग नीचे जाते हैं। इसके अंदर जब भी आप जाओगे नीचे तो आपको मालूम पड़ेगा एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। दो तरीके के प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, एक क्वार्टरली रिजल्ट्स आएगा और एक आएगा ईयरली रिजल्ट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ साल दर साल चल रहा है, मार्च 22, मार्च 12, मार्च 13, मार्च 14। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये क्वार्टरली है, मतलब 3-3 महीने का यहाँ पर एनालिसिस दिया हुआ है। जैसे सितंबर के बाद में दिसंबर, फिर मार्च। ठीक है, लेकिन हमें जाना है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, हमें क्वार्टरली नहीं देखना, हमें देखना है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अभी यहाँ पर दिया गया है कंसोलिडेटेड फिगर्स इन रुपीज क्रोर्स, मतलब ये जो भी अमाउंट है वो क्रोर्स में, प्लस ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है। मैंने आपको दो टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बताए थे, एक होता है कंसोलिडेटेड, एक होता है स्टैंड अलोन। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये कंसोलिडेटेड में ही है, मतलब पूरा बिजनेस का जितना भी रेवेन्यू हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे व्यू स्टैंड अलोन करोगे तो यहाँ पर आपको स्टैंड अलोन भी मिल जाएगा, लेकिन अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो कंसोलिडेटेड का ही एनालिसिस करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट्स भी यूज करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ। एक आता है tickertape.in और एक है tickerbyfinology.in। तो ये तीनों वेबसाइट्स आप यूज कर सकते हो। मैं मोस्टली स्क्रीनर यूज करता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद है। आप अपने हिसाब से, आपको जहां अच्छा लगता हो एनालिसिस करना, वहां पर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं।
अब जब भी आप एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हो, फेस एनालिसिस, ये जो है हम लोग टोटल एनालिसिस कर रहे हैं। इसका जो नोट्स है, मतलब ये सेल जो है आपकी कितनी आ रही है, 42,840 करोड़, ठीक है। ये कैसे आई, ये आपको मिलेगा नोट्स के अंदर, लेकिन हमें यहाँ पर अभी करना है फेस का एनालिसिस। तो आप जब देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डी मार्ट का, तो आप देख रहे हो कि मार्च 12 से लेके आज है मार्च 23 में, तो इसका साल दर साल जो है सेल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 2200 करोड़ था, फिर 3000 हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15,000 करोड़ हो गया, फिर 20,000, और फिर पिछले साल में था 30,900 करोड़, और इस साल हुआ है 42,840 करोड़। ये TTM वाला पार्ट है, ये आपको नहीं देखना है। मतलब क्या होता है कि इस साल में, मतलब 23-24 ईयर में, अभी तक कितने महीने हो गए, नवंबर 23 हो गया है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके नवंबर 23 तक। तो इतने का वो सेल बता रहा है, हमें ये नहीं देखना, हम ये अगले साल देखेंगे, मार्च 24 में देखेंगे। तो अभी हम लोग को सिर्फ देखना है मार्च 23 तक। तो अभी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो सेल का पार्ट, तो इसका सेल ग्रोथ दिखेगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्च 21 से लेके मार्च 22 में सेल ग्रोथ हुई है 28%, मार्च 22 से लेकर मार्च 23 में हुआ है सेल ग्रोथ 38%। मतलब कंपनी जो है अपना सेल साल दर साल बढ़ाए जा रही है। पिछले साल उसने 30% बढ़ाया, इस साल उसने 40% बढ़ाया, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एक चीज होता है जब आप एनालिसिस करते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, आपको चेक करना है कि सेल कैसे बढ़ रही है। एक कंपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से उसका जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसको वो बढ़ा पा रही है, नहीं बढ़ा पा रही है, आपको ये देखना है। फिर दूसरा आपको देखना है उसका एक्सपेंसेस पार्ट। जब आप एक्सपेंसेस का पार्ट देखोगे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइप ऑफ एक्सपेंसेस बताया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, लेकिन उसको क्यूमुलेटिवली यहाँ पर जब फेस एनालिसिस करते हो कोई भी वेबसाइट पे, तो आपको वो डायरेक्टली एक्सपेंसेस में अमाउंट डाल दी जाती है। तो अभी हम लोग सिर्फ फेस एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम नोट्स एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर भी हम लोग जाएंगे। तो एक्सपेंसेस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी जो है इसका सेल बढ़ते जा रहा है, बट उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहा है। इसके अंदर आप जब देखोगे तो आप यहां पर देख रहे हो कि जिसका मटेरियल कॉस्ट है वो हमेशा साल दर साल नॉर्मली रह रहा है। मतलब इसका जो मटेरियल परचेस वाला कॉस्ट है वो 85% के आसपास ही है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो नॉर्मल एक्सपेंसेस है, मतलब कंपनी के ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ नहीं रहे, कंपनी अच्छी तरीके से अपना बिजनेस कर रही है और उसके जो खर्चे हैं वो भी जितने होने चाहिए उतने ही हो रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल सेल करके, मतलब सिर्फ धंधा करके मुझे कितना पैसा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, 2500 करोड़ से लेके 3600 करोड़। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 50 रुपए की चीज ली है और उसको 100 रुपए में बेची है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50 रुपया। तो नॉर्मल सिर्फ खरीद के आपने बेचा कितना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आ जाता है आपका अदर इनकम। अब अदर इनकम यहां पर आप देखोगे तो नॉर्मल इनकम ही बढ़ रही है, तो इतना कुछ इसके अंदर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट देखना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप एक कंपनी का इंटरेस्ट देखते हो तो आपको पता है कि कंपनी कैसे चल रही है। क्या वो बोरोइंग से चल रही है, मतलब लोन ले लेके वो अपना धंधा बढ़ा रहा है, या फिर वो अपने खुद के पैसे डाल डाल के धंधा बढ़ा रहा है, तो वो हमें देखना जरूरी है। तो इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्च 22 में 54 था, मार्च 23 में हुआ 67। इसका मतलब इंटरेस्ट बढ़ा है। तो मतलब या तो उन्होंने लोन लिया होगा, कंपनी ने नया लोन लिया है, या फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। ये दो चीज हमें जब नोट एनालिसिस और बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तब समझेगा। अभी के लिए इतना समझ जाओ कि एक कंपनी का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मतलब उसका लोन या फिर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। फिर आते हैं डेप्रिसिएशन में। अगर आप यहाँ पर मार्च 22 और मार्च 23 का डेप्रिसिएशन देखोगे तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि कंपनी ने नए एसेट्स खरीदे, और जब एक कंपनी नया एसेट खरीदती है मतलब कंपनी एक्सपांड कर रही है। इसका यही मतलब हुआ, जैसे अगर आपका एक ऑफिस है और आपने दूसरा ऑफिस खरीदा, तो आप दूसरा ऑफिस क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि आपका बिजनेस बढ़ रहा है इसलिए आप दूसरा ऑफिस खरीद रहे हो। तो इसी से हम लोग को ये भी समझ आता है कि कंपनी का अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है मतलब उसके एसेट बढ़े हैं, अगर एसेट बढ़े हैं तो मतलब कंपनी एक्सपांड हो रही है। एक तरीका है ये भी देखने का।
फिर आता है टैक्स परसेंटेज, हमें टैक्स 22% पे टैक्स लगा है और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो है 2378 करोड़। ये मैं सिर्फ और सिर्फ मार्च 23 की बात कर रहा हूँ। तो जब आप नेट प्रॉफिट का एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी ने मार्च 12 से लेके मार्च 23 तक ईयर ऑन ईयर अपना प्रॉफिट बढ़ाया। इवन आप देखोगे कि मार्च 20 और मार्च 21 में प्रॉफिट कम हुआ था क्योंकि ये कोविड वाला साल था, बट उसके बाद में कंपनी ने बहुत अच्छा रिकवर भी किया है। 1000 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 21 में और आज उनका प्रॉफिट है 2300 करोड़, मतलब कंपनी ने डबल प्रॉफिट कमाया है इस साल में। तो इससे आपको मालूम पड़ता है कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। और उसके बाद में आता है लास्ट में ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी का मैं एक शेयर खरीदूं, मतलब 3800 रुपए का इसका अगर एक शेयर है, तो अगर मैं एक शेयर खरीदता हूं इस कंपनी का तो मुझे कितना प्रॉफिट कमा के कंपनी दे रही है। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी मुझे एक शेयर के बदले दे रही है 36 रुपया, जो कि बहुत अच्छा है। 36 रुपये कंपनी कमा रही है एक शेयर के ऊपर। हालांकि मेरे जेब में कितना आ रहा है, मेरे जेब में आ रहा है 0%, क्योंकि जब भी एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो प्रॉफिट लोगों को बांट दे या तो फिर वो प्रॉफिट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जब लोगों को बांटा जाता है एक प्रॉफिट कंपनी के द्वारा तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। और जब डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर यहाँ पर देखोगे तो 0% है, मतलब 36 रुपए में से कंपनी ने एक भी रुपया लोगों को शेयर नहीं किया, उन्होंने क्या किया, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए रखा है। तो इसी तरीके से जब भी आप कंपनी के फेस का एनालिसिस कर रहे हो तो आपको देखना है कि कंपनी का सेल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सेकेंडली आपको देखना है कि साल दर साल कंपनी के एक्सपेंसेस या तो उसी लेवल पे होने चाहिए या तो कम होने चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपेंसेस कम होगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। और उसी के साथ साथ आपको देखना है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन किस वे में बढ़ रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ज्यादा मेजर वेरिएशन नहीं है कि 54 था और 67 ही हुआ है, मतलब कंपनी ने थोड़ा बहुत लोन ले लिया होगा या तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए होंगे, दोनों केस हो सकते हैं। वो जब हम लोग बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तब समझेंगे। और फिर डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो कंपनी का डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, मतलब एसेट भी बढ़ रहा है, तो मतलब कंपनी बड़ी हो रही है। और उसके बाद में हमें देखना है ईपीएस, एक कंपनी कितना पैसा कमा रही है उसके शेयर के बदले, मतलब लोगों के पैसों के बदले एक कंपनी कितना कमा के दे रही है उन लोगों को, वो भी हमें देखना है। तो अब उसमें भी हमें यही देखना है कि ईपीएस जो है वो आपका साल दर साल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है वो हम बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे। जब कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे तब हमें समझेगा। बट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हो तो आपको इतना तो देखना जरूरी बनता है। इसके बाद आ जाता है नोट्स का एनालिसिस। तो जब भी आप एक नोट्स का एनालिसिस करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल का एनालिसिस कर पाओगे, मार्च 23 और मार्च 22। अगर आपको उसके पिछले साल का भी एनालिसिस करना है तो आपको पिछले एनुअल रिपोर्ट्स में जाना है। तो आप वो कैसे करोगे, आप जाओगे नीचे और यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स लिखा है, जब आप फाइनेंशियल ईयर 23 में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट आ जाएगी। तो जब आप एनुअल रिपोर्ट में आओगे नोट्स के एनालिसिस में तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस कहां पर है, क्योंकि वहां पर का ही आपको एनालिसिस करना है, हमको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ही एनालिसिस करना है। तो अगर आप यहां पर आओगे तो आपको देखना अमाउंट सेम टू सेम है या नहीं। तो बस आप रेवेन्यू एक बार चेक कर देना कि 42,840 यहां पर अमाउंट है और यहां पर भी अगर आप देखो तो 42,840 है, तो मतलब आपने जो एनुअल रिपोर्ट लिया है वो सही देख रहे हो आप। तो उसके बाद में आपको आना है इसके नोट्स में। अब यहां पर आपको नोट नंबर दिखाई देगा 26, 27, 28, 29, तो हमको यहां पर जाना है। तो अब हम आ गए हमारे नोट्स में। तो नोट्स टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर नोट 26 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अब हम लोग ने फेस जब एनालिसिस किया था तब देखा कि 42,840 मेरा रेवेन्यू है। तो वो रेवेन्यू कहां से आ रहा है, मेरा सेल ऑफ गुड्स जब मैं कर रहा हूं, मतलब गुड्स बेच के जो मेन डीमार्ट का बिजनेस है उससे मेरा 47,000 करोड़ आ रहा है। और बाकी सब आप देखोगे तो सेल ऑन गुड ऑफ अप्रूवल, मतलब आपने किसी को दिया हुआ है और उससे अप्रूवल आना बाकी है, उससे आपको 35 करोड़ का इनकम आएगा। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मेजर जो बिजनेस है कंपनी अपना गुड्स बेचकर ही बिजनेस कर रही है। उसके बाद में अदर इनकम, अगर अदर इनकम में देखोगे तो 107 करोड़ है, मेजर कुछ नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मतलब जो एफडी वेफडी बनाई होगी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो अमाउंट है। तो इसी तरीके से जब भी आप एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करते हो आप 2 तरीके से करते हो, एक फेस का एनालिसिस करते हो
और एक आप उसका नोट्स का एनालिसिस करते हो। मेजरली जब आप एनालिसिस करते हो तो फेस ही करते हो, ताकि आपको पता चले कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा पा रहा है या नहीं कमा पा रहा है, क्या वो आपके पैसों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है या नहीं पा रहा है। ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस से मालूम पड़ता है। लेकिन एक ही एनालिसिस करने से, मतलब प्रॉफिट और लॉस एनालिसिस करने से आपको नहीं पता चलता कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। हमें पूरा बैलेंस शीट भी एनालिसिस करना पड़ता है, कैश फ्लो एनालिसिस भी करना होता है, और फिर उस कंपनी के बारे में इंडस्ट्री एनालिसिस, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, वो पूरा जब एनालिसिस कर पाएंगे तभी जाके हमें पता चलता है कि एक कंपनी अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। दिखने में ऐसा लगता हो कि बहुत टाइम लगता हो ये सब चीज करने में, बट अगर आपको पता हो कैसे करते हैं तो मेजरली आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं एक कंपनी का एनालिसिस करने के लिए, जो कि मुझे जितना लगता है मैं आपको बता रहा हूं। आप अपना इन डेप्थ जितना एनालिसिस करोगे उतना ही आपको टाइम लगेगा, बट अगर आपको अच्छे से आता है कैसे एनालिसिस करते हैं तो आप एक अच्छी कंपनी में ढूंढ सकते हो। तो आज के वीडियो के लिए बस मैं इतना ही रखता हूं। अगले वीडियो से हम लोग बैलेंस शीट कैसे पढ़ा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। आज के वीडियो में हम लोग ने समझा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का कैसे एनालिसिस किया जाता है और कौन कौन से टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होते हैं और कौन कौन से टाइप की एनालिसिस होती है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।